स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हिस्ट्री ऑफ LTTE। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, आपने सिविल वॉर के बारे में तो सुना होगा। सिविल वॉर एक इंटरस्टेट वॉर यानी एक ही देश के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स के बीच होने वाला वॉर कहलाता है। इसे गृह युद्ध भी कहते हैं। किसी भी सिविल वॉर में एक विरोधी ग्रुप का एम होता है उस देश से इंडिपेंडेंस पाना, किसी पर्टिकुलर रीजन पर अपना कंट्रोल पाना या सरकार की पॉलिसीज को चेंज करना। ऐसा ही एक फेमस और ब्रूटल सिविल वॉर श्रीलंका में हुआ था। इस वॉर में एक तरफ थी श्रीलंका की गवर्नमेंट और दूसरी तरफ LTTE यानी कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। इन्हें लिट्टे या तमिल टाइगर्स के रूप में जाना जाता है। 1976 में बनी LTTE एक सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका फॉर्मेशन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न श्रीलंका में एक इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट बनाने के इरादे से हुआ था। श्रीलंकन सिविल वॉर एशिया में सबसे लंबे समय तक चलने वाला आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट बना, जो कि 2009 में LTTE की डिफीट के साथ खत्म हुआ। आज इस वीडियो में हम जानेंगे LTTE के बारे में। क्या थे वो सर्कमस्टेंसेस जिसकी वजह से श्रीलंका में इस आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ, उनकी डिमांड्स क्या थीं, LTTE के ऑपरेशंस में इंडिया का क्या रोल रहा था और कैसे ये ऑर्गेनाइजेशन इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की हत्या के लिए जिम्मेदार बनी। तो आइए शुरू करते हैं। Why was LTTE formed? दोस्तों, हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका इंडिया के साउथ में एक आइलैंड नेशन है जिसे पहले सिलोन नाम से जाना जाता था। पूरी दुनिया में चाहे कोई भी कंट्री हो, वहां होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स का मेन रीजन कहीं ना कहीं कम्युनिटीज के बीच टकराव और उनका माइनॉरिटी मेजॉरिटी में डिवाइड हो जाना रहा है। और श्रीलंका भी ऐसे ही संघर्ष भरे इतिहास का गवाह रहा है। श्रीलंका में दो मेजर एथनिक ग्रुप्स हैं, तमिल्स और सिंहलीज। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से पहले नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट में तमिल राजाओं का राज हुआ करता था और इसी वजह से यहां पर तमिल्स की संख्या ज्यादा रही, जबकि सेंट्रल और सदर्न पार्ट में सिंहलीज पीपल की संख्या ज्यादा है। इन दोनों ग्रुप्स की भाषा और धर्म भी अलग अलग हैं। तमिल ग्रुप हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं और उनकी लैंग्वेज भी तमिल है, और सिंहलीज बुद्धिस्ट रिलीजन के थेरावड़ा ब्रांच को फॉलो करते हैं और उनकी लैंग्वेज सिंहलीज है। तमिल्स टोटल श्रीलंकन पॉपुलेशन के लगभग 15% हैं और सिंहलीज 70 से 75%, जिस वजह से तमिल्स यहां माइनॉरिटी ग्रुप बनाते हैं और सिंहलीज मेजॉरिटी ग्रुप में आ जाते हैं। वैसे तो पॉपुलेशन में तमिल्स की संख्या बहुत कम थी, लेकिन कॉलेज एजुकेशन में 70 to 80% स्टूडेंट्स तमिल्स होते थे। इसका कारण ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के दौरान 19th सेंचुरी की शुरुआत में क्रिश्चियन मिशनरीज की एक्टिविटीज से जुड़ा था। जब मिशनरीज श्रीलंका पहुंचे तो वो अपने साथ सिर्फ रिलीजन ही नहीं बल्कि मॉडर्न सोसाइटी का आइडिया और कल्चर भी लेकर आए। इसी वजह से नॉर्दर्न श्रीलंका में कई कॉन्वेंट स्कूल्स और दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ओपन हुए। क्योंकि नॉर्दर्न रीजन में तमिल्स की पॉपुलेशन ज्यादा थी तो उन्हें इन स्कूल्स का फायदा मिला और मैक्सिमम तमिल्स एजुकेट हो गए। इसकी वजह से जब ब्रिटिश ने श्रीलंका में एडमिनिस्ट्रेशन का कामकाज शुरू किया तो तमिल्स को सिविल सर्विसेज और दूसरे गवर्नमेंट जॉब्स में ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलने लगा, क्योंकि वो पढ़े लिखे भी थे, साथ ही उनकी इंग्लिश लैंग्वेज पर अच्छी पकड़ थी। अब देखने वाली बात यह थी कि श्रीलंका में पॉपुलेशन मेजॉरिटी सिंहलीज की थी, पर सरकार में हायर पोजीशंस पर माइनॉरिटी तमिल्स थे। शुरुआत में तो दोनों एथनिक ग्रुप्स के बीच इस बात को लेकर कुछ खास इश्यूज नहीं थे, लेकिन प्रॉब्लम्स तब शुरू हुई जब श्रीलंका को ब्रिटिश रूल से आजादी मिली। ईयर 1948 में जब श्रीलंका ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से आजाद हुआ तब वहां पर आई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जिसका आधार था मेजॉरिटेरियन रूल। मेजॉरिटेरियन रूल की एक धारणा होती है कि मेजॉरिटी रूलिंग क्लास पूरे देश पर अपनी मर्जी के अनुसार शासन कर सकता है, और हुआ भी ऐसा ही। सिंहला गवर्नमेंट सिंहलीज लोगों के फेवर में कई लॉज एंड पॉलिसीज लाने लगी, जिससे सिंहलीज को एजुकेशन और जॉब्स में आगे आने का मौका मिले, जो कि अब तक माइनॉरिटी तमिल्स के पास थी। 1956 में इंग्लिश को हटाकर सरकार ने सिंहलीज लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, जिसका सीधा असर यह पड़ा कि तमिल्स को जॉब से रिजाइन करना पड़ा। साथ ही आगे आने वाले किसी भी सरकारी जॉब्स में वो फिट नहीं होते, क्योंकि उन्हें या तो तमिल आती थी या फिर इंग्लिश। 1970s के दौरान कॉलेज एजुकेशन में भी भेदभाव की शुरुआत हुई। तमिल्स की एंट्री को रिस्ट्रिक्ट किया जाने लगा।
इसके साथ ही तमिल मीडिया और लिटरेचर जैसे कि तमिल फिल्म्स, तमिल मैगजीन्स, इन सब को भी बैन किया जाने लगा। लैंग्वेज किसी भी कल्चर का सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट होता है। भाषा को खो देने का मतलब अपनी जमीन को खो देने जैसा होता है। ऐसी सिचुएशंस में टकराव होना तो निश्चित था। इन सभी कारणों की वजह से 1970s के टाइम श्रीलंका में कॉन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स यानी कि अपने अधिकारों के लिए सरकार के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत हुई। पढ़े लिखे तमिल स्कूल स्टूडेंट्स को जब कॉलेज में एंट्री रिस्ट्रिक्ट की जाने लगी तो वो इंसर्जेंसी और पॉलिटिकल एक्टिविज्म की ओर बढ़ गए। तमिल लोगों ने हथियार उठाना शुरू किया और इन डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज के अगेंस्ट कई सारे आर्म्ड ग्रुप्स बनने लगे। उन्हीं आर्म्ड ग्रुप्स में से सबसे बड़ा और मेजर ग्रुप था LTTE यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, जिसकी फॉर्मेशन 1976 में हुई थी। तो आइए अब हम LTTE और उसके ऑपरेशंस के बारे में विस्तार से जानते हैं। LTTE एंड इट्स ऑपरेशंस। इस ग्रुप के लीडर थे वेल्लुपिल्लई प्रभाकरन। जहां दूसरे ऐसे तमिल ग्रुप्स का मकसद था नॉर्दर्न और ईस्टर्न श्रीलंका में ऑटोनॉमी पाना, वहीं पर LTTE का शुरू से मानना था कि तमिल्स को श्रीलंका से सिसेशन चाहिए और ये एक अलग तमिल ईलम यानी कि अलग तमिल राष्ट्र बनाना चाहते थे। LTTE का फ्लैग सिंबल था जंपिंग टाइगर, जिसे LTTE के चीफ प्रभाकरन ने इंडिया के तमिलनाडु के एक आर्टिस्ट के साथ मिलकर बनाया था। ये टाइगर सदर्न इंडिया के फेमस चोला एम्पायर के एम्ब्लेम से लिया गया था, जो कि तमिल्स की वीरता के इतिहास को भी दर्शाता था। इस फ्लैग को वो तमिल ईलम के इंडिपेंडेंट स्टेट का नेशनल फ्लैग बनाना चाहते थे। LTTE एक डिसिप्लिन्ड और ऑर्गेनाइज्ड आर्म्ड ग्रुप था। LTTE ग्रुप दो भागों में बंटा हुआ था, पहला मिलिट्री विंग और दूसरा पॉलिटिकल विंग। दोनों ही विंग्स की लीडरशिप प्रभाकरन के हाथों में थी। मिलिट्री विंग को भी 3 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। पहला नेवल विंग, जिसका नाम था सी टाइगर्स, दूसरा एयर विंग, जिसका नाम था एयर टाइगर्स, और तीसरा सुसाइड बॉम्बिंग यूनिट, जिसका नाम था ब्लैक टाइगर्स। इनके अलावा एलीट फाइटिंग विंग और इंटेलिजेंस यूनिट भी थी। वो छोटे बच्चों को भी ग्रुप में शामिल करते थे और उन्हें मार्शल ट्रेनिंग देते थे। लड़ाई के लिए ये लोग गोरिल्ला टेक्निक और सुसाइड बॉम्बिंग जैसे तरीकों का इस्तेमाल किया करते थे। LTTE का हर सैनिक अपने गले में साइनाइड के कैप्सूल या गोली पहना करता था, जिससे कि अगर वो पकड़े भी गए तो वो सुसाइड कर सकें। उस दौरान LTTE को श्रीलंका में सबसे डोमिनेंट तमिल मिलिटेंट ग्रुप और वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गोरिल्ला फोर्सेस में माना जाने लगा। उन्होंने पुलिसमैन और पॉलिटिशियंस के साथ साथ गवर्नमेंट प्लेसेस को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया था। देखते ही देखते LTTE ग्लोबली एक ऐसा स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन बन गया था जिसकी खुद की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स थी। साथ ही वो नॉर्दर्न रीजन के जाफना जैसे इलाकों में तमिल पॉलिटिकल पार्टीज को ओवरपावर करने लगे और शैडो गवर्नमेंट की तरह ऑपरेट करने लगे। लेकिन इस तमिल, सिंहलीज और श्रीलंकन सरकार की लड़ाई में इंडिया कैसे आया, आइए देखते हैं। इंडियन इंटरवेंशन इन श्रीलंकन सिविल वॉर। 1976 से 1982 तक ये लड़ाई थोड़े छोटे स्तर पर चल रही थी, लेकिन 1983 में इसने गंभीर रूप धारण कर लिया। दरअसल जुलाई 1983 में LTTE ने एंटी तमिल एक्टिविटीज के खिलाफ लड़ते हुए 13 श्रीलंकन आर्मी सोल्जर्स को मार गिराया। इसकी वजह से पूरे श्रीलंका में दंगे हुए, जिसमें लगभग 1500 से 3000 तमिलियंस मारे गए। इसे ब्लैक जुलाई के नाम से भी जाना जाता है। जुलाई दुनिया भर में श्रीलंकन तमिल डायस्पोरा के लिए शोक का समय बन गया। लार्ज नंबर्स में तमिल यूथ्स मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने लगे। LTTE को तब एक वजह मिल गई वॉर स्टार्ट करने की। इंडियन तमिल्स और श्रीलंकन तमिल्स के क्लोज एंसेस्ट्रल रिलेशंस थे। इंडिया के साथ साथ दुनिया भर में जितने तमिल डायस्पोरा थे, सबकी हमदर्दी थी श्रीलंकन तमिल्स और LTTE के साथ। इंडिया में तमिलनाडु की पॉलिटिकल पार्टीज ने इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि वो LTTE की मदद करें। उस वक्त इंडिया को भी लगा कि अगर श्रीलंका में ये सिविल वॉर होता रहा तो इंडिया की यूनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पर खतरा हो सकता है। ब्लैक जुलाई दंगों के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो इंसर्जेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करेगी। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने LTTE को हेल्प करना शुरू किया। उन्हें हथियार सप्लाई किए गए और मिलिट्री ट्रेनिंग भी देने लगे। उधर दूसरी तरफ LTTE का डोमिनेंस बढ़ता देख 1987 में श्रीलंकन आर्मी ने ऑपरेशन लिबरेशन शुरू किया, जिसका मकसद था श्रीलंका के जाफना रीजन से LTTE को खत्म करना, और यहां से शुरू हुआ असल सिविल वॉर।
उस वक्त श्रीलंकन आर्मी ने जाफना पर लगभग कंट्रोल कर लिया था, लेकिन इसमें बहुत से तमिल्स मारे गए। ह्यूमन राइट्स का वायलेशन भी हुआ। इस बात से परेशान इंडियन तमिल्स ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि वो अपने तमिल लोगों के लिए इस वॉर में इंटरवीन करे। इस वजह से 2 जून 1987 को इंडियन गवर्नमेंट ने मानवीय सहायता के तौर पर इंडियन शिप्स के थ्रू जाफना टाउन के लिए ह्यूमैनिटेरियन एड भेजा। जाफना तब श्रीलंकाई सैनिकों द्वारा नाकाबंदी के अधीन था, लेकिन इस ह्यूमैनिटेरियन एड को श्रीलंकन आर्मी ने रोका और वापस भेज दिया। इंडिया ने इसके रिस्पॉन्स में श्रीलंकन गवर्नमेंट से बोला कि अगर आपने इन ह्यूमैनिटेरियन एड्स को जाफना पहुंचने से रोका तो हम इसे युद्ध समझेंगे और इसका समाधान फिर सेना की कार्रवाई से होगा। इसके बाद इंडिया ने दोबारा 4 जून 1987 को इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की मदद से जरूरत के सामान को वहां एयर ड्रॉप किया और इस बार श्रीलंकन आर्मी उन्हें रोक नहीं पाई। इंडिया ने इसे ऑपरेशन पूमलई का नाम दिया, जिसे ईगल मिशन 4 भी कहते हैं। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने भारत पर आरोप लगाया कि जब सरकार LTTE को हराने के बहुत ही करीब थी, तब इंडिया ने खाना और दवाइयों के साथ साथ हथियारों से भी विरोधियों की मदद की। लेकिन श्रीलंका उस वक्त भारत के साथ युद्ध करने के लिए भी तैयार नहीं था। उस दौरान इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी और दूसरी तरफ थे श्रीलंका के प्रेसिडेंट जयावर्धने। दोनों के बीच शांति वार्ता की शुरुआत हुई और 29 जुलाई 1987 को दोनों सरकारों के बीच इंडियन श्रीलंका पीस अकॉर्ड पर साइन हुए। इस पूरे समझौते में एक तरफ ये तय हुआ कि श्रीलंकन गवर्नमेंट तमिल डोमिनेटेड रीजन्स को ऑटोनॉमी देगी और नॉर्दर्न एरिया से अपनी आर्मी को पीछे हटा लेगी। वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका के प्रेसिडेंट जयावर्धने के द्वारा ये मांग की गई कि इंडिया किसी भी तरीके से तमिल विरोधियों की सहायता ना करे। इसके अलावा तमिल आर्म्ड ग्रुप्स सरेंडर कर दें और इस काम में विरोधियों को कन्विंस करने और श्रीलंका में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में इंडिया उनकी मदद करे। इसके लिए इंडियन आर्मी का एक पार्ट इंडियन पीस कीपिंग फोर्स यानी कि IPKF के नाम से नॉर्दर्न श्रीलंका में भेजने की बात हुई और 30 जुलाई 1987 को IPKF की पहली एस्टैब्लिशमेंट जाफना में डिप्लॉय की गई। IPKF का मेन टास्क सिर्फ LTTE ही नहीं बल्कि सभी तमिल मिलिटेंट ग्रुप्स को डीमिलिटराइज करना था। हालांकि कॉन्फ्लिक्ट तो तमिल्स और सिंहलीज के बीच था, लेकिन पीस अकॉर्ड साइन हुआ श्रीलंकन गवर्नमेंट और इंडिया के बीच। इस पूरे समझौते में LTTE को, जो कि उस वक्त तमिल इंसर्जेंट ग्रुप्स में सबसे ताकतवर था, उसे शामिल ही नहीं किया गया और इसी बात से LTTE के चीफ प्रभाकरन काफी नाराज भी हुए। दरअसल ऐसा कोई समझौता होने वाला है, इसकी खबर मिलते ही प्रभाकरन 24 जुलाई 1987 को राजीव गांधी से मिलने इंडिया पहुंच गए और राजीव जी ने प्रभाकरन से वादा किया था कि आगे तमिल्स के लिए सब अच्छा ही होगा और उन्हें इस पीस अकॉर्ड से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। प्रभाकरन इस मीटिंग के बाद अपनी इच्छा के विरुद्ध ही सही अपने हथियार त्याग देने को तैयार हो गए। प्रभाकरन ने यह सोचकर समझौता किया कि इससे उन्हें तमिल ईलम मिल जाएगी। जयवर्धने ने यह उम्मीद करते हुए समझौता किया कि इससे श्रीलंका में हो रही हिंसा खत्म हो जाएगी और राजीव गांधी ने तमिल्स के लिए अच्छे इरादों के साथ इस समझौते में आगे बढ़ने का निर्णय लिया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आगे वो सभी निराश होने वाले थे। दोस्तों, शुरुआत में IPKF ने उम्मीद नहीं की थी कि वो किसी भी तरह के युद्ध में शामिल होगी। उनका प्लान शांतिपूर्ण तरीके से इस मिशन को एग्जीक्यूट करने का था। हालांकि कुछ ही महीनों के अंदर IPKF शांति स्थापित करने के लिए LTTE के साथ लड़ाई में उलझ गया। दरअसल श्रीलंकन आर्मी की हिरासत में LTTE के 17 मिलिटेंट्स की मौत हो गई और इस घटना के लिए LTTE ने IPKF को जिम्मेदार माना और आत्मसमर्पण से इनकार कर दिया। जल्द ही इन डिफरेंसेस के कारण LTTE ने सिंहलीज पर हमला करना शुरू कर दिया और तभी IPKF ने डिसीजन लिया कि अगर शांति लाने के लिए जरूरत पड़ी तो वो फोर्स का पूरा इस्तेमाल करेंगे और देखते ही देखते LTTE और IPKF के बीच युद्ध छिड़ गया। 1987 से 1989 तक 2 सालों में IPKF ने कई सारे कॉम्बैट ऑपरेशंस किए, जिनमें ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन त्रिशूल, ऑपरेशन विराट और ऑपरेशन चेकमेट शामिल थे। इस बीच इंडिया और श्रीलंका में सत्ता बदल गई। 1989 में राजीव गांधी को PM की कुर्सी छोड़नी पड़ी और उधर श्रीलंका में भी प्रेसिडेंट की कुर्सी पर राणा सिंघे प्रेमदासा बैठ चुके थे। प्रेमदासा IPKF के अगेंस्ट थे और वो चाहते थे कि इंडियन फोर्सेस वापस चली जाएं। इस पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो के चेंज में
आईपीकेएफ को श्रीलंका से हटाने के लिए एलटीटीई चीफ प्रभाकरन ने प्रेमदासा के साथ समझौता कर लिया। हालांकि एलटीटीई ने सुसाइड बॉम्बिंग का इस्तेमाल करके प्रेमदासा की बाद में हत्या कर दी। 3 साल तक चले इस मिशन में इंडिया के 1200 से 1500 सोल्जर्स शहीद हो गए। आईपीकेएफ के रोल से एलटीटीई शुरू से ही नाखुश थी। हालांकि 1990 में इंडिया में वीपी सिंह की सरकार थी और उन्होंने आईपीकेएफ को श्रीलंका से वापस बुला लिया, लेकिन प्रभाकरन ने मन बना लिया था कि वो राजीव गांधी की हत्या करेंगे। इस बीच इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी को 2 बार कोडेड रेडियो मैसेजेस के थ्रू इस हत्या की प्लानिंग की खबर मिली थी, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज किया। 1991 में इलेक्शंस होने वाले थे और अगर राजीव गांधी पीएम बन जाते तो उनकी सिक्योरिटी बढ़ जाती, इसलिए प्रभाकरन ने प्लान के तहत इलेक्शन से पहले ही उन्हें मार गिराने का सोचा। उन्हें डर था कि फिर से राजीव गांधी भारतीय सैनिकों को श्रीलंका भेज सकते हैं। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बुदूर में एक इलेक्शन रैली में राजीव पहुंचे। वहां पर मौजूद थी एलटीटीई की एक फीमेल सुसाइड बॉम्बर जिसका नाम था धानु। धानु अपने साथ 4 और एलटीटीई मेंबर्स को लेकर पहुंची थी। वहां मौजूद सब इंस्पेक्टर अनुसुईया डेजी ने धानु को रोकने की कोशिश की, पर राजीव गांधी ने खुद उन्हें अपने पास मिलने बुला लिया। वो राजीव गांधी के पास उन्हें माला पहनाने को पहुंची और सुसाइड बॉम्ब का बटन प्रेस कर दिया। इसमें राजीव गांधी के साथ 14 अन्य लोग मृत्यु का शिकार हुए। इस हत्या को अंजाम देने के लिए एलटीटीई ने बखूबी इसकी प्रैक्टिस भी की थी। फॉर्मर पीएम वीपी सिंह की रैली में उन्होंने सेम पैटर्न का रिहर्सल किया था, बस उन्हें मारा नहीं था। राजीव गांधी की हत्या एलटीटीई द्वारा की गई वेल प्लान्ड और वेल एग्जीक्यूटेड हत्याओं में से एक थी। हालांकि एलटीटीई और प्रभाकरन इस आत्मघाती बम विस्फोट में अपनी भूमिका से इनकार करते रहे। इसके अलावा 1994 में एलटीटीई ने सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए कुछ श्रीलंकन कैबिनेट मिनिस्टर्स की भी हत्या कर दी। राजीव गांधी की हत्या के बाद इंडिया इस सिविल वॉर का सिर्फ एक आउटसाइड ऑब्जर्वर बनकर रह गया। 1994 में श्रीलंका में इलेक्शंस के बाद एलटीटीई और सरकार के बीच शांति वार्ता की शुरुआत हुई और लगभग 1-2 सालों तक इस लड़ाई पर विराम लगा। लेकिन एलटीटीई द्वारा श्रीलंका नेवी क्राफ्ट पर एक हमले के बाद सरकार ने जाफना रीजन में दोबारा नाकेबंदी लगा दी। 1995 से शुरू हुए कई मिलिट्री ऑपरेशंस के बाद 1998 में एलटीटीई ने फिर से इस रीजन में अपना कंट्रोल जमा लिया। 2001 में श्रीलंका में फिर से सत्ता बदली और रानिल विक्रमसिंघे की सरकार आने के बाद एलटीटीई ने एक तरफा युद्ध विराम यानी कि सीज फायर की घोषणा कर दी। दोनों पार्टीज के बीच 2002 में सीज फायर अग्रीमेंट साइन हुआ और एलटीटीई एक सेपरेट स्टेट की मांग को छोड़कर रीजनल ऑटोनॉमी की मांग करने लगे। पर यहां तब भी सिचुएशन में कोई खासा सुधार नहीं आया। 2002 से लेकर 2007 तक मल्टीपल सीज फायर अग्रीमेंट वायलेशंस हुए। हवाई हमले, सुसाइड अटैक्स और मिलिट्री फाइट्स का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। आखिरकार जनवरी 2008 में श्रीलंकन सरकार ने इस सीज फायर अग्रीमेंट से हाथ पीछे खींच लिए और राजीव गांधी की हत्या के ठीक 18 साल के बाद 2009 में श्रीलंकन आर्मी ने प्रभाकरन को मार गिराया और इसी के साथ एलटीटीई ने अपनी हार मान ली और यह युद्ध खत्म हुआ। कंक्लूजन। दोस्तों, एलटीटीई चीफ प्रभाकरन की मृत्यु के बाद 26 सालों का यह खूनी संघर्ष अचानक समाप्त हो गया। एलटीटीई के ऊपर मानव अधिकारों का सम्मान न करने का आरोप लगा और कई सरकारों द्वारा इसे एक आतंकवादी समूह के रूप में प्रतिबंधित कर दिया गया। इन सरकारों में अमेरिका, इंडिया, कनाडा, यूके, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन यूनियन शामिल थे। इस सिविल वॉर के खत्म होने के बाद श्रीलंकन गवर्नमेंट ने इनोसेंट सिविलियंस पर जो अटैक्स हुए और आर्मी के द्वारा किए गए वॉर क्राइम्स के लिए लेसन्स लर्न्ड एंड रेकंसिलिएशन कमीशन बनाया। 2013 में श्रीलंका के नॉर्थ प्रोविंस में इलेक्शंस हुए और तमिल नेशनल अलायंस की सरकार बनाई गई। इस पूरी घटना में इंडिया के रोल को एक पॉलिटिकल ब्लंडर के तौर पर देखा गया। क्या होता अगर इंडिया इंटरवीन नहीं करता? क्या होता अगर इंटेलिजेंस एजेंसीज राजीव गांधी के मर्डर के कोडेड सिग्नल्स को सीरियसली लेते? क्या होता अगर इंस्पेक्टर अनुसुईया धानु को राजीव गांधी के पास आने से रोक लेती? श्रीलंका के साथ साथ इंडिया के लिए भी यह सिविल वॉर एक लर्निंग इवेंट रहा। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।